सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में एक और चैप्टर है लास्ट, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, आपने शायद ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, इवन कुछ स्टैंडर्डों में आपने ये पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें। तो हम लोग यहाँ पे उसको रिवीजन के तौर पे लेने वाले हैं। तो जो लेसन नंबर 16 है एनवायरमेंट, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, तो लेसन नंबर 16 इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा है, हम लोग इनके बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन एनवायरमेंट। पॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। किसी भी तरीके का पॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके। पॉल्यूशन 3-4 टाइप के हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। कोई भी टाइप का पॉल्यूशन हो उससे हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। पॉल्यूशन ऑफ द एयर pollution contains some of the significant pollutants such as। एयर पॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है। एक तो व्हीकल में से निकलने वाला धुआं, जिनको हम लोग व्हीकल इमिशन बोलेंगे। तो पहला है व्हीकल इमिशन, वेहिकुलर एमिशन, मतलब जो हम लोग मोटर बाइक या कोई भी व्हीकल चलाते हैं, इंजन चलाते हैं, इंजन में से निकलने वाली चीजें क्या क्या हो सकता है उसमें। बहुत सारे गैसेस इंक्लूडिंग अनबर्न हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन है वो आधे जले हुए, आधे नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें 4 टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मैं पहले ही लिख देता हूं। इनको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, इनको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इनको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, इनको हम लोग नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कहते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, ठीक है। देयर आर ऑल्सो ट्रेसिस ऑफ अल्डिहाइड। इसके अंदर इस जो व्हीकल का धुआं है उसमें बहुत सारी दूसरी भी चीज हो सकती है। अल्डिहाइड, एस्टर्स, ईथर्स, पेरोक्साइड्स एंड कीटोन्स which are chemically active and combine to form smog in the presence of light। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो सनलाइट के प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं, केमिकल एक्टिव होते हैं और स्मोक बनाते हैं, ठीक है। लीड, जो एटमॉस्फेयर में लीड है वो कहां से आता है। लीड एंड पेट्रोल। पेट्रोल में लीड थोड़ा बहुत मिक्स होता है, तो पेट्रोल जलेगा तो साथ में लीड भी आएगा, जो एनवायरमेंट का पॉल्यूशन करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड आर इंपोर्टेंट गैसेस पॉल्यूटेंट विच अराइजेस ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन पावर प्लांट एंड ऑटोमोबाइल। ये नाइट्रोजन के सारे कहां से आते हैं, वो तो व्हीकल में से तो आते ही आते हैं, लेकिन कोल और पेट्रोलियम जो फॉसिल फ्यूल जलते हैं पावर प्लांट में या ऑटोमोबाइल में, वहां से आएंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नाइट्रोजनस पॉल्यूटेंट कौन है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है सारे। सल्फर डाइऑक्साइड कोल और पेट्रोलियम जलाएंगे तो इसमें से मिलता है। इट इरिटेट्स द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। सांस लेंगे तो सांस में अंदर जो एपिथेलियल होता है, एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जहां जहां पे एल्वोलिया है या फिर ये ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, तो वहां वो जलन पहुंचाएगा और नॉर्मल ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी। पॉल्यूशन कॉज सम वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम सच एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। पॉल्यूशन से क्या क्या हो सकता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, एसिड रेन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन। इन सबको हमको डिटेल में पढ़ना है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, एंड वन मोर है ओजोन लेयर डिप्लीशन। इन चारों टॉपिक को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो ये सारे पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे पहला है, वो क्या है। तो आपने शायद सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी प्रोसेस है, लेकिन अगर एक्सेस में हो जाता है ड्यू टू द
पोल्यूटेंट की वजह से अगर वो एक्सेस में हो जाता है तो समवेयर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब देखो आपने एक कार रखी है, पार्किंग में आपने पार्क की है जहां पे धूप आ रही है। ठीक है, तो आपको पता है कार में यहाँ पे कांच होता है, तो जो सनलाइट है उनके रेज अंदर आएंगे चारों ओर से, क्योंकि कांच खुले नहीं बंद है, लेकिन कांच में से ट्रांसपेरेंट है तो लाइट जाएगी। अब देखो ग्लास का एक अपना प्रॉपर्टी है, वो लाइट और हीट को आने देता है, फिर लाइट को जाने देता है, हीट को नहीं जाने देता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद आपको कार की, जब आप दरवाजा खोल के कार के अंदर बैठेंगे तो पता चलेगा ओह कितना गर्म है, बाहर से तो 10 गुना गर्म होगा। क्यों? क्योंकि सारी हीट अंदर ट्रैप हो गई है। और ग्रीन हाउस आपने देखा होगा इन कोल्ड कंट्रीज, कोल्डर कंट्रीज जो है, जो ठंडे प्रदेश है जहां पे बहुत ठंडी रहती है, उनको अगर गर्म प्रदेश में, मतलब हमारे यहाँ होने वाले पेड़ पौधे उगाने हैं तो क्या करेंगे, एक ग्लास का हाउस बनाते हैं जिसमें से सनलाइट अंदर एंटर तो हो सकती है, यूवी रेज और इंफ्रारेड रेडिएशन अंदर आ जाएगी। अब अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, उसको गर्म एटमॉस्फेयर चाहिए, तो जैसे ही लाइट और हीट अंदर एंटर होगी, लाइट बाहर रिफ्लेक्ट हो सकती है, अंदर हीट अंदर ही जमा रहेगी, तो उससे क्या होगा, अंदर का एटमॉस्फेयर है गर्म रहेगा, वार्म रहेगा। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। जैसा ग्रीन हाउस में होता है वैसा ही अर्थ में होता है। कैसे? तो ये अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की लेयर है। ठीक है, तो सनलाइट को वो अंदर तो आने देती है, लेकिन जो हीट रेडिएशन है उसको बाहर नहीं जाने देती। दैट मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फियर, मतलब नियर टू द अर्थ सरफेस, इनको गर्म रखेगा। कुछ गैसेस हैं, इसको ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करने के लिए कुछ गैसेस है। यहां पे क्या होता था, ग्लास प्लेट है, यहां पे भी ग्लास प्लेट है, यहां पे ओजोन भी है और दूसरे कुछ गैसेस भी है, तो दोनों मिलके सब मिलके ये इफेक्ट फैलाते हैं। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म है, गर्म है, दैट सुटेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमको जिंदा रखने के लिए सुटेबल है, तो उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सर्टेन ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल प्रोसेस इन विच सर्टेन गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे ज्यादा तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस CO2 है, देन H2O है, CFC है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सारे गैसेस, नाइट्रोजन जो मैंने लिखे थे 4-5 वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद ओजोन है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर मतलब पानी नहीं है, वाटर वेपर के फॉर्म में, और ओजोन भी है O3। तो ये चीज याद रखें। सबसे ज्यादा इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो सोलर हीट एनर्जी पेनिट्रेट तो कर पाएगी ग्रीन हाउस में, लेकिन वापस नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो अंदर के अंदर ही रहेगी, और अंदर का एटमॉस्फेयर, घर का जो ग्लास प्लेट का घर बना है उसका अंदर का एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। ये नेचुरल फिनोमिना है हमारे एटमॉस्फेयर में। गैसेस सच एज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट द रेडिएंट बैलेंस ऑफ अर्थ, thus making it habitat। तो हम लोग यहाँ पे जिंदा रह पाते हैं। मून का दिन का टेम्परेचर 90 होता है, रात का टेम्परेचर -190, सो इट इज नॉट हॉस्टाइल। ये हॉस्पिटेबल नहीं है, सॉरी हॉस्टाइल क्या, इसको ये हॉस्पिटेबल नहीं, मतलब रहने योग्य एटमॉस्फेयर नहीं है, हमको वो खत्म कर देंगे। प्रोसेस क्या होती है, लाइट एनर्जी अर्थ के अंदर आती है, तो वो क्या करेगी, अर्थ सरफेस को गर्म करेगी। अर्थ सरफेस को गर्म करेगी तो अर्थ सरफेस हीट एनर्जी रिलीज करेगी। ये हीट एनर्जी ये जो गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं, ये अर्थ है, सन से आने वाली हीट एनर्जी यहाँ पे पहुंचेगी, इसकी वजह से ये गर्म होगा अर्थ का सरफेस, जो भी होगा जहां जहां सनलाइट पड़ी, फिर वो गर्म है तो सामने हीट रिलीज करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाय का कप है, थोड़ी देर बाहर रखो, गर्मा गर्म था, ठंडा हो गया, क्यों, क्योंकि इट लॉस्ट द हीट। तो सेम थिंग है, एक गर्म सरफेस है, हीट लॉस करेगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सारे
इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर। तो ट्रोपोस्फियर का जो एटमॉस्फियर है, मतलब पहली एयर का लेयर है, अर्थ की पहली लेयर को ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर है, आयोनोस्फियर बोलते हैं, उसके बाद एक्सोस्फियर। याद हो तो सारे एटमॉस्फियर के। तो ट्रोपोस्फियर को गर्म रखेगी, मतलब इतना ज्यादा भी गर्म नहीं और इतना ठंडा भी नहीं, ठीक है। सो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन फैलाता है? दो देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस, बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड वर्स ऑफेंडर देन एनी अदर, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रोल सबसे ज्यादा है। 60% ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का काम कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल दिस। क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्वांटिटी क्यों निकल रही? क्योंकि फॉसिल फ्यूल हम लोग जलाते हैं, मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, बहुत सारे। साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किए हैं कुछ इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस, मैंने नाम लिखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कूलेंट रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, या जो डिओड्रेंट होते हैं उसमें ये एज ए कूलेंट, प्रोपेलेंट यूज होता है। प्रोपेलेंट मतलब इजीली वो लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई होगा तो प्रेशर में भर जाएगा और वो दूसरे कंटेंट को प्रेशर में बाहर रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। मीथेन है, वो भूल गया मैं यहाँ पे, मीथेन भी बहुत ज्यादा होता है, CH4। देन ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब है। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 350 पार्ट्स पर मिलियन। मीथेन का 1.7 है, नाइट्रस ऑक्साइड का 0.32 है, CFC का 0.32। ये तो 1986 में की बात कर रहे हैं, अभी तो घट गए हैं, क्योंकि अब CFC का इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह पे दूसरा प्रोपेलेंट हम लोगों ने इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे जो लोग इंडस्ट्रीज है वो। ओजोन का प्रोपोर्शन 0.02 टू 0.1 पार्ट्स पर मिलियन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 10 to 1000 पार्ट्स पर ट्रिलियन। Carbon dioxide is released into the environment by fossil fuel, burning for energy by automobile, power plant, factory। इस सब में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ऐसा माना जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग कितनी रेट से? 1.8 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1.8 मिलीग्राम पर ईयर, मतलब 1 मीटर आप क्यूब सोच लो, इतना बड़ा, इतना, ठीक है। और ऐसा 1 मीटर बाय 3 में इस क्यूब में जितनी हवा है उसमें 1.8 मिलीग्राम हर साल बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब क्या करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। आपको पता है सबसे ज्यादा गर्म कौन है? इंफ्रारेड रेडिएशन। तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर, हीट लेवल बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड 60% अकेला ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अच्छा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता गया क्या होगा? अच्छा है? नो। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अगर नॉर्मल से बढ़ गया तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, बाकी सब के लिए भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज वाटर वेपर। एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर इज सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस। पानी तो प्रेजेंट रहता है, पानी देखो इवोपरेट होगा तो अच्छा है, क्योंकि सारी गर्मी को एब्जॉर्ब करके वो खुद इवोपरेट हो जाता है और आजू बाजू की चीजों को ठंडी कर देता है। लेकिन वो हीट कैप्चर किया हुआ वाटर वेपर जहां पे भी रहेगा वहां पे हीट रिलीज करता रहेगा। शायद इसका आपको पता नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है तो क्या करो, एक रूम बंद करो, उसमें पानी छिड़को, थोड़ी देर के बाद वो पानी सब इवोपरेट होगा, उसके बाद बहुत जबरदस्त गर्मी होगी, ठीक है। क्योंकि वाटर वेपर क्या करती है? गर्मी को पकड़ के रखती है। वाटर वेपर concentration are in global equilibrium due to the short run of water in the atmosphere. Water vapor in the atmosphere will increase. वाटर वेपर बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बढ़ गया है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉसिल फ्यूल हम लोग बहुत पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो अर्थ का एटमॉस्फेयर नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसकी वजह से और वाटर वेपर जनरेट होगी, वाटर वेपर और एटमॉस्फेयर को गर्म करके रखेगी। तो देखो सिनोनिमस हो रहा है। CFC हाइड्रोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वेल नॉन एज डिप्लीटर ऑफ ओजोन, बट दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट एज ए ग्रीन हाउस केमिकल।
ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, मतलब ओजोन लेयर को कम करने वाला गैस है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर भी वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में भी उसका रोल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत सारे टाइप के हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड हैज इंक्रीज बाय 5 to 10% कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम। पहले के कंपैरिजन में अभी नाइट्रोजन ऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोल पेट्रोलियम जलाना चालू किया है। हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नाइट्रस ऑक्साइड की N2O की 230 गुनी है, 230 टाइम्स देन CO2। CO2 जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है उससे 230 गुना नाइट्रस ऑक्साइड हीट ट्रैप करता है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6% ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, 60% कार्बन डाइऑक्साइड का है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, इसका 6% है, इतना पावरफुल होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड तो हो गया। मीथेन CH4, जहां जहां सड़ती हुई चीजें हैं, मतलब कहीं पे भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है, स्पेसिफिकली पेडी राइस फील्ड, जहां पे राइस उगाते उसको पानी में भर के रखते तो अंदर की सारी चीज सड़ेगी, तो उसमें से मीथेन रिलीज होता है। मीथेन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लडेड पीट एंड फॉरेस्ट बायोमास। कहीं पे भी सड़ रहा है तो वहां से मीथेन निकलेगा। मीथेन की कैपेसिटी 25 टाइम्स है कार्बन डाइऑक्साइड से, 25 टाइम्स देन CO2, 25 गुना ज्यादा हीट कैप्चर कर सकता है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महान है। रोल ऑफ मीथेन एज एन एजेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज टेकन अबाउट 12%। इसका 12% है, इसका 6% है, इसका 60% है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का पार्टीशन बोल रहे हैं, सबका कंट्रीब्यूशन बोल रहा हूं। ओजोन, concentration of ozone, another greenhouse, is changing both in stratosphere and troposphere. These changes are once again linked to the human development activity. देखो ओजोन लेयर, देखो अभी हम लोगों ने बोला था ये अर्थ है, अर्थ से पहली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, उसके बाद एयर की लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन वो है वो अच्छा है क्योंकि यूवी रेस को अंदर नहीं आने देता है, लेकिन ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन लेयर है वो पॉइजनस है। शायद आपको पता है आरओ प्लांट सिस्टम, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस से हमारे घर में आरओ प्लांट पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर ओजोन गैस उसमें पास करते हैं फॉर द जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है पानी में उसको किल करना है तो ओजोन लेयर पास करते हैं। तो ओजोन पॉइजनस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो वो बैड ओजोन है जो अर्थ के नजीक है, वो ओजोन गुड ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फियर में है, वो याद रखें। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 2000 गुनी है ओजोन की। ओजोन की कैपेसिटी जो हीट एब्जॉर्ब करने की वो कितनी है? 2000 गुनी। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर भी इसका 2-3% ही होगा ओजोन का कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट में। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन देखो ना यहाँ पे दिया है ओजोन का 0.02 to 0.1। ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट इज इंपैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या इंपैक्ट है पूरे अर्थ पे? चेंज इन क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन इंपैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लाइमेट बदल गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मतलब एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया है, इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कुछ इफेक्ट है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस एंड द लोअर एटमोस्फियर। द टेम्परेचर ऑन अर्थ में बी इंक्रीज बाय अबाउट 1.5 to 4.5 डिग्री बाय द ईयर 2050। 2050 में अर्थ का एटमोस्फियर बढ़ जाएगा कितना? 1.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस। तो इतना एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सहन नहीं होगी गर्मी। अभी तो 47 तो चल रहा है, 47 डिग्री सेल्सियस, अब 4.5 बढ़ा तो मतलब 51 डिग्री। फोटोसिंथेसिस, वाटर यूज एफिशिएंसी एंड यील्ड ऑफ प्लांट वुड डिक्रीज। फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। देखो ज्यादा सनलाइट है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा ऐसा नहीं है। इंटेंस हीट में दोपहर में फोटोसिंथेसिस की रेट भी बहुत कम होती है
क्यों? क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इतनी हीट की वजह से स्टोमेटा क्यों क्लोज हो जाएंगे? क्योंकि ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन कम है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा है, सिकुड़ जाता है पेड़ का पत्ता। वो हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में आगे। तो फोटोसिंथेसिस घटेगा, पानी अपटेक घटेगा, और प्लांट का जो यील्ड है, मतलब उसमें से जो हमको मिलता है फ्रूट क्रॉप्स जो भी है, ग्रेन्स, वो कम हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन या एक्वेटिक सिस्टम वुड मार्कली रिड्यूस। फाइटोप्लैंक्टन जो पानी के अंदर प्लांट छोटे छोटे होते हैं, मतलब बैक्टीरिया जितने छोटे छोटे मल्टीसेल्युलर, उनका फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, या तो रहेंगे तो नीचे चले जाएंगे, वहां जहां पे सनलाइट नहीं आती। ह्यूमन हेल्थ विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। पीपल विल फेस फूड शॉर्टेज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप। हमको तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गर्मी की वजह से फूड कम बनेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। नेक्स्ट इज सडन चेंज इन क्लाइमेट। इतना बदलाव होने के बाद सडन चेंज हो रहा है क्लाइमेट में, पता ही नहीं चलता कब गर्मी हो जाएगी, कब ठंडी हो जाएगी, कब बारिश आ जाएगी, कब धूप निकलेगी। ठीक है, तो ये क्लाइमेट साइक्लोन और नेचुरल डिजास्टर जो भी आपत्तियां हैं वो आने लगती हैं। देखा हम लोगों ने, अभी देख रहे हैं निसर्ग साइक्लोन। पहले ही गुजरात में 5-7 साल में एक बार आता था, अब तो हर साल वार्निंग दे देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोस्ट एस्टिमेट 2 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर वुड वार्म अप द एंटार्क्टिका बाय 5 डिग्री। यहाँ पे 2 डिग्री बढ़ेगा तो एंटार्क्टिका में 5 डिग्री बढ़ेगा, क्योंकि रोटेशन हो रहा है अर्थ का, तो एयर जो गर्म है वो ऊपर अपने आप चली जाती है, हल्की होती है, भारी होती है, साइड में रहती है। तो एंटार्क्टिका का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? पोलर आइस पिघलेगा तो वाटर लेवल राइज होगा। दिस टेम्परेचर राइज इनफ फॉर मेल्टिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ आइस शीट। इससे क्या होगा? जो आइस शीट है, मतलब बर्फ है, वो पिघल जाएगा। दिस विल इंक्रीज सी लेवल। इससे सी लेवल बढ़ेगा कितना? 16 से 20 फीट, 16 to 20 फीट, नियरली 3 मीटर्स, 3.5 मीटर। अब क्या कर सकते हो उसको कंट्रोल करने के लिए? एफर्ट्स टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेस। इसको ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना हो तो क्या कर सकते हैं? ड्यू टू द ओवरवेलमिंग साइंटिफिक एविडेंस एंड ग्रोइंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग इज करंटली रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल इशू। ये तो पूरी दुनिया का इश्यू हो गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट? तो एक प्रोटोकॉल, मतलब सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिले थे, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। मोर देन 126 कंट्री हैव रेटिफाइड दिस प्रोटोकॉल। 126 कंट्री के लोगों ने रिप्रेजेंट किया था इसमें 4 कैटेगरी रखी थी। टू मिटिगेट, कम करना है ग्लोबल वार्मिंग को। क्या करना है? रिडक्शन ऑफ एनर्जी यूज। जो